हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो मैक्सवेल का जो वितरण नियम है, मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको डिस्कस कर रहे थे। और हमने बोला कि मैक्सवेल ने जो भी लॉ बताया उसमें उन्होंने जो बेस लिया वो लिया केटीजी को, जो गैसों का जो अणुगति सिद्धांत था उसको आधार मान के उन्होंने सारी चीज़ें डिराइव की। अब उन्होंने क्या क्या डेरिवेशन किया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं रिकेप कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो वेलोसिटी इस तरीके से ले लिया हमने कंपोनेंट की फॉर्म में, घटकों के रूप में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u, वाई डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w है। और ये जो हमने 3 डायमेंशन में जो चीज़ें ली है वो, अगर इधर वेलोसिटीज लेके चल रहा हूँ मैं, तो वेलोसिटीज लेके चल रहे हैं तो इस स्पेस को बोलते हैं वेलोसिटी स्पेस। ये जो आकाश है, मतलब जिसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वेग आकाश, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी स्पेस है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेके चलते तो उसको स्थिति आकाश बोलते हैं, उसको पोजीशन स्पेस बोलते हैं। पर उसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते क्योंकि वो जनरली अंडरस्टूड होता है, हमेशा उसी को लेते हैं, इसलिए कभी हम बताते नहीं कि वो पोजीशन स्पेस है, स्थिति आकाश है। बट यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पे वेलोसिटी लेके चल रहे हैं तो इस चीज़ को हम बोलेंगे वेग आकाश, वेलोसिटी स्पेस, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस तरीके से दिया जाएगा। मतलब जैसे वहां पे ये रेडियस हुआ करती थी, ये त्रिज्या हुआ करती थी, त्रिज्या रेडियस, तो यहां पे ये भी क्या है, त्रिज्या। ये एक तरीके से यहां पर अगर कोई गोला बनाऊं, यहां पे कोई अगर स्फीयर बनाऊं, तो ये क्या है, त्रिज्या ये है। इस बार जो रेडियस है वो वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी स्पेस में है। ये वेग आकाश में अगर हम लोग रेडियस की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ क्लियर है, ठीक है ना। चलो इसके बारे में अभी हम लोग, अब देखिए ये जो हो चुका था, इसके ये यहीं पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। अभी देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात करना चाहता हूँ कि मैं कुछ कि कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है कि हाँ कुछ 50 मीटर पर सेकेंड है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था कि 50 मीटर पर सेकेंड कोई वेलोसिटी है। मुझे 50 मीटर से लेके इसके थोड़ा सा आगे पीछे मान लो कि 52 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैं ज़्यादा बता दिया, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेते, बहुत हल्का सा लेते हैं, अल्पांश जिसको बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट। कि 50 से लेके 52 के बीच में कितने पार्टिकल्स के रहने के कितने चांस है, प्रोबेबिलिटी कितनी, कितनी प्रायिकता है। अगर वो प्रायिकता चेक करनी है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 52 से 50 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर बात करें तो कि C से, C वेग है उसका, C से मान लो थोड़ा सा कम ज्यादा, D इससे थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसे हो सकता है C प्लस DC। DC अल्पांश है, स्मॉल है, चेंज हुआ है। तो C से C प्लस DC के मध्य पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स बिटवीन C टू C प्लस DC वेलोसिटी। तो C से C प्लस DC वेग के मध्य कणों के पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता, और इस प्रायिकता को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल P से। और इसको लिखते हैं ऐसे हैं फंक्शन की फॉर्म में कि FC/DC। ये लिखने का पैटर्न है, एक फंक्शन ले लिया, कोई f फंक्शन है, तो FC/DC ये प्रोबेबिलिटी है कि C से C प्लस DC रेंज के बीच में पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। चलो इसको इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स। हेलो हेलो, हाँ जी सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स बिटवीन द रेंज C टू C प्लस DC। इस रेंज के बीच में पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, ये
P इक्वल टू एफ सी डी सी, ये चीज छाप लेना, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट की होगी। अगर मैं कंपोनेंट्स में बात करूं, घटकों में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि U से U प्लस डी सी के मध्य प्रायिकता, ये तो रिजल्टेंट की हो गई। मैं अलग अलग डायरेक्शन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन U टू U प्लस डी यू, इसके लिए प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं P1 बोल देता हूं, और ये आएगा एफ यू डी यू। जैसे यहाँ पे एफ सी डी सी था, यहाँ पे U की बात कर रहा हूं तो एफ यू डी यू, कि अगर किसी का X घटक जो है, X कंपोनेंट, वो U से U प्लस डी यू, सॉरी ये U प्लस डी यू, इसके बीच में अगर प्रोबेबिलिटी है तो उसके इसके बीच में प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से V का भी कर सकते हैं हम लोग, V से V प्लस डी वी के मध्य प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बिटवीन V टू V प्लस डी वी, इसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी है आप उसको P2 से लिख लो, और ये आ जाएगी एफ वी डी वी, ठीक है। इसी तरीके से W से W प्लस डी डब्ल्यू के मध्य प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बिटवीन W टू W प्लस डी डब्ल्यू, इसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी P3, लिख दो इसको, और ये आ जाएगा एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये अलग अलग डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई, कि मान लो कि उसका जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी C से C प्लस डी सी के बीच में इतने प्रोबेबिलिटी है, तो उसका उस टाइम पर X कंपोनेंट ये होने की प्रोबेबिलिटी, Y कंपोनेंट ये इतना होने की प्रोबेबिलिटी, और Z कंपोनेंट W प्लस डी डब्ल्यू के बीच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो ऐसे कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल वेलोसिटी की, रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है, वो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से मिलती है, तीनों के गुणनफल से मिलती है। ये प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, ये प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, रूल है ये, इस तरीके से। तो अतः प्रायिकता प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू P1 डॉट P2 डॉट P3 होता है। ये एक तरीके से रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी है, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी जो है, अलग अलग कंपोनेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनके मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, ऐसे होता है। अब देखो, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन तीनों के वेलोसिटी के, इन तीनों के अगर वैल्यूज लिखूं मैं तो ऐसा आएगा P इक्वल टू P1 P2 P3 की वैल्यूज एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी डब्ल्यू डी वी भी रह गया, डी वी डी डब्ल्यू, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता है। क्लियर है। इससे पहले इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनिए, ये प्रोबेबिलिटी मिल गया अपने को, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ये चेक करना है कि C से C प्लस डी सी के बीच में प्रोबेबिलिटी तो चेक कर लिया, कण कितने होंगे, कितने पार्टिकल होंगे C से C प्लस डी सी, वो चेक करते हैं। तो कणों का घनत्व देख लेते हैं पहले। पार्टिकल्स का डेंसिटी जो है वो ऐसा है, पात्र में कणों का घनत्व है, नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ गैस, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ गैस, पार्टिकल जो डेंसिटी है गैस का, उसको मैं लिख रहा हूं n, स्मॉल n। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब हो गया कि एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है, n है।
ठीक है, क्लियर है। एकांक आयतन में कितने पार्टिकल है, उसके n पार्टिकल है यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब देखिए एकांक आयतन में इतने वो पार्टिकल है, अगर मुझे ये चेक करना है कि इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल है, तो वो ऐसे आएगा, C से C प्लस DC के मध्य पाए जाने वाले कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज C to C प्लस DC। इस रेंज में कितने पार्टिकल होंगे वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इस रेंज के जो पार्टिकल है वो ऐसे लिख दो DNC, उस रेंज के है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल n है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी p है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेंज की अपने पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेंज के अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि उस रेंज की प्रोबेबिलिटी मिल गई अपने को। ठीक है, क्लियर है ये चीज है। अब देखो DNC जो आएगा, DNC n p का वैल्यू ये था इक्वेशन नंबर 2 से, FU FV FW DU DV DW, ये मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको यहीं पे पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, आगे चलता हूं मैं। आगे देखिए ये है DNC अपॉन ये जो है DU DV और DW, इसको इधर ले आया, ये जो बचा NFU FV FW, ये मिला। ये क्या है, अब देखना ये क्या है। ये जो अपना वेग आकाश है ना, वेग आकाश, ये जो है वेग आकाश वेलोसिटी स्पेस, इसके अंदर अगर मैं छोटा सा एक आयतन अल्पांश ले लूं, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लूं ऐसे, तो x डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ du होगी, y में dv होगी और वो होगी dz, सॉरी dz नहीं dw। ये लेंथ नहीं है, वैसे तो वेलोसिटी है, लेकिन इसमें देखा जाए तो वो भुजा जो इसकी है, इसका जो साइड है एज है, वो उसको कौन शो कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रही है। तो du dw और dv का एक हमने छोटा सा अल्पांश लिया, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया। इसका जो आयतन होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा, du dv dw। जैसे अगर ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ऐसे होता, उसको लेते dx dy और dz, अगर ये है तो इसका जो आयतन होता वो क्या होता, वॉल्यूम होता dx dy और dz। ये तो जो वॉल्यूम होता वो स्थिति आकाश में होता, पोजीशन स्पेस में। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किस में है, वेलोसिटी स्पेस में है, वेग आकाश में आयतन है ये। तो अगर देखो ऐसा है कि मान लो कि मैं कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल लिखूं, नंबर ऑफ पार्टिकल है DNC, जैसे ये इधर देखो, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या उस छोटे से स्पेस के अंदर। वो जो छोटा सा अल्पांश है उसमें कणों की संख्या कितनी है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है DNC, और उसका आयतन कितना है, ये है। तो ये प्रति एकांक वेग आकाश में, प्रति एकांक वेग आकाश जो है उसके अंदर जो घनत्व है पार्टिकल्स का वो है। जो वेलोसिटी स्पेस है उसमें पार्टिकल्स का डेंसिटी है, क्योंकि ये नीचे वॉल्यूम है, आयतन है, लेकिन ये जो आयतन, ये जो वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी स्पेस में है, वेग आकाश में है। तो ये वेग आकाश के अंदर घनत्व है। ये जो है सिंस जो है DNC by du dv dw क्या है,
इसको रो से लिख देते हैं, वेग आकाश में घनत्व है ये। वेग आकाश में वेग बिंदुओं का घनत्व है। इस वेग बिंदुओं का क्या मतलब है देखना अभी। डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी डॉट्स इन वेलोसिटी स्पेस। इसका मतलब यह है कि आपका जो वेग आकाश है, ये जो वेलोसिटी स्पेस है, इसके अंदर कितने पॉइंट मिल सकते हैं अपने को, ऐसे ऐसे और कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऐसे अलग अलग पॉइंट मिलने का मतलब है कि अलग अलग वेलोसिटीज के पॉइंट पोजीशन मिल रहे हैं। अलग अलग वेलोसिटी के जो पॉसिबल वैल्यूज है, वेग के अलग अलग संभव मान है, वो मिल रहे हैं। अलग अलग पॉइंट मिलने का मतलब, तो वो कितने पॉइंट, जो पॉइंट है उनका डेंसिटी क्या होगा, इनको वेग बिंदु बोलते हैं, वेलोसिटी डॉट्स। तो ये कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, कितने मान संभव है, वो चीज पता कर रहे हैं। तो ये जो वेग बिंदु है, जो वेलोसिटी डॉट्स है, इनकी डेंसिटी मिली है वो, ठीक है। इनडायरेक्टली हम लोग यही होता है कि जो कण है उनकी डेंसिटी मिली है। इनडायरेक्टली बात करें तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी मिली है, लेकिन इनको हम लोग वेग बिंदु बोलते हैं, वेलोसिटी डॉट्स बोलते हैं, या डॉट्स ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, वेग आकाश में वेग बिंदुओं का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी डॉट्स इन वेलोसिटी स्पेस, ये मिल गया, ये मिल गया रो। तो रो आ गया अपने पास में एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। और अपने को पता है डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, पढ़ा था ना मैंने, मतलब जो केटीजी पढ़ा था, उस केटीजी का सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। जो अणुगति सिद्धांत लिखा था, उसके जो पॉइंट्स लिखे थे, उनका सेकंड लास्ट पॉइंट ये था कि जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, नियत है। इसको कांस्टेंट है तो हम लोग इस चीज को कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। देखो ये कांस्टेंट है तो ये n भी है, n भी कांस्टेंट, ये तो n भी इधर चला जाएगा, n भी कांस्टेंट में चला गया, ये लो n भी कांस्टेंट में चला गया। इस कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख लेता हूं, किसी कांस्टेंट को कैसे लिख लूं, क्या कैसे लिख लूं, चलो कांस्टेंट को k से लिख लेते हैं, इसको k बोल देता हूं मैं, ऐसे k। तो कांस्टेंट को k से लिख दिया हमने। अब देखिए, ये यहां पे पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब एक चीज समझना, ऐसा है कि जैसे u, v और w, ये ऐसे ही है एक तरीके से, कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है y नहीं, कोई फंक्शन है f, और f फंक्शन है x, y और z का, ठीक है, इनका फंक्शन है। तो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मुझे इसमें ये जो है, इसमें x, y और z में चेंज होता है, तो f में भी चेंज होगा। तो f में कितना चेंज होता है, df बोल देता हूँ, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे आएगा कि पहले f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो इंटू dx, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, ऐसे करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे k का, तो k तो कांस्टेंट है, तो k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इधर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इन तीनों में एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो इसमें हम लोग एफ यू को रख लेते हैं, ठीक है, या हाँ चलो हम एक काम करते हैं, पहले एफ यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, वी और डब्ल्यू को रख लेते हैं। एफ वी को रख लिया, एफ डब्ल्यू को रख लिया, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, एफ का, इसका। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर डेल एफ यू किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, इंटू डी यू। ये u का डिफरेंशिएशन हो गया।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो ही है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले। तीनों का इधर भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इधर भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इधर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले इन दोनों को रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन यू का फंक्शन है तो यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इनटू डी यू प्लस। अब एफ वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, इन दोनों को रख लेते हैं। तो एफ यू और एफ डब्ल्यू को रख लो। वी का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ वी का, तो एफ वी का डिफरेंशिएशन एफ वी डेल वी इंटू डी वी, ऐसा होगा। आगे थर्ड वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डब्ल्यू का करेंगे तो एफ यू को रख लो, एफ वी को रख लो, तो एफ डब्ल्यू का होगा डेल एफ डब्ल्यू डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है, चमका। आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज समझना, ये तो क्लियर है सारा। इसको मैं अगर एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू से सबको डिवाइड कर दूं, उपरोक्त समीकरण को एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से भाग देने पर, डिवाइडिंग द अबाउ इक्वेशन विद एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू, इससे डिवाइड करें तो क्या होने वाला है देखिए। इसमें ऐसा होगा, इधर तो जीरो चल ही रहा है, जीरो आ गया इधर। तो एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो वी और डब्ल्यू कट जाएगा, यहां से कैंसिल आउट है। यहां पे नीचे बच जाएगा एफ वन अपॉन एफ यू बचेगा, क्योंकि इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी और डब्ल्यू वाला कट जाएगा, एफ यू बच जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा इसमें डेल एफ यू डेल यू डी यू। ठीक है, प्लस इसमें देखो u और w वाला कट जाएगा, v वाला बच जाएगा, तो 1 अपॉन एफ वी डेल एफ वी बाई डेल वी डी वी। इसमें देखिए u और v वाला कट जाएगा, इसमें w वाला बचेगा, एफ डब्ल्यू डेल एफ डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये मिला। ठीक है, अब ये है जीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है ये? जीरो के इक्वल है। चलो सही है, ये बात समझ आती है हमको कि ये किसके इक्वल है, जीरो के। मैं इस जीरो को इधर लिख लूँ तो इस जीरो को इधर लिख लेते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ये ऐसा है, इधर लिख लो। इससे पहले जो इक्वेशन नंबर आया है इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, जिसको भी करना है। ठीक है, इससे पहले जो इक्वेशन नंबर आया है वो कितना आया था? इससे पहले इक्वेशन नंबर 2 आया था, है ना? इससे पहले इक्वेशन नंबर 2 आया है और इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 आया था। चलो ये मिला अपने को। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। आगे चलते हैं। आगे करें तो अगर हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 से देखो क्या होता है, समीकरण 1 से बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इस तरीके से सी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, एक बार टाइम देख लूँ मैं, 5 मिनट बचे हैं। देखिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है वो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है तो वो फिक्स है ना, सी फिक्स है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग द अबाउ इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर। इसका अवकलन करूँ तो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2u du, इसका अवकलन होगा तो 2v, v का तो हो गया 2v और v का वैसे मतलब v स्क्वायर का हो गया 2v, v का हो गया dv। इसका करेंगे तो 2w dw। ठीक है, 0 2 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो u ये ऐसा आएगा, देखो इसमें बचेगा u du प्लस v dv प्लस w dw इक्वल टू, ये 0 है तो 0 आ जाएगा। इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एक लाग्रांज मेथड होता है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो बीटा एक इसका कांस्टेंट है बीटा है, जैसे मान लो बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, बीटा से गुणा करने पर, ये एक मेथड होता है, उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लाग्रांज मेथड बोलते हैं, उस लाग्रांज मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा बीटा u du प्लस बीटा v dv प्लस बीटा w dw इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। लाग्रांज मेथड में सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे दो इक्वेशन इस तरीके से मिलते हैं, तो एक इक्वेशन को किसी मल्टीप्लायर से, किसी गुणक से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर देते हैं। तो जैसे इसको बीटा से गुणा किया और इसके अंदर जोड़ देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये लाग्रांज जो फॉर्मूलेशन है, जो उसका सोल्व करने का तरीका उसके हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप लिख देना बाय लाग्रांज मेथड, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, लाग्रांज की गुणक विधि द्वारा, गुणक विधि से, ठीक है, लाग्रांज की गुणक विधि से। अब ये जो इक्वेशन है ना 4, इसको इसमें ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4। अभी आई थिंक ये टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इसके जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।